Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel एक नई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IPO4 की यूनिट 3 दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और हमने अपने कल के सेशन में डिस्कस किया था एयरवे बिल्स के बारे में और पोस्ट पार्सल रिसिप्ट के बारे में। साथ ही हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था एयरवे बिल और बिल ऑफ लैडिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा गया है, राइट। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। सो आई होप आज मेरी वॉइस काफ़ी क्लियर होगी कल के सेशन के कंपैरिजन, क्योंकि कल मेरी तबीयत सीरियसली बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन आज कुछ मुझे ठीक लग रहा है। और कल भी मैंने सेशन इसीलिए ही लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका था फेस्टिवल की वजह से, और अब मैं नहीं चाहती थी कि इस गैप को मैं और ज़्यादा एक्सटेंड करूं, क्योंकि आपके पेपर्स अब बहुत ही पास आ चुके हैं, राइट। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि ये आपका यूनिट 3 का पार्ट 5 है। इसके बाद पार्ट 6 आएगा जहाँ पे हम अपनी यूनिट 3 को वाइंड अप कर देंगे। क्योंकि आप में से कई लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि मैं कितने पार्ट्स में इस चैप्टर को डिस्कस करती रहूँगी, राइट। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि यूनिट 3 को हम थोड़ा टाइम दे के डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर बार इस यूनिट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ 20 मार्क्स में नहीं, शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इस यूनिट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि आपकी बुक में तो जिस तरह भी दिया है, अगर आप लोग को समझ में आ जाता तो वो आप खुद ही पढ़ लेते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस की है हर चीज़। तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने आज के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर जिसे हम कह सकते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। अब ये भी क्या होता है, हमारा कमर्शियल डॉक्यूमेंट का ये भी क्या है, एक पार्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। अब शायद मुझे यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है या फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है और क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। ये सब की नॉलेज आपको खुद भी है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कार्गो के बारे में, मतलब कि जिन गुड्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे हम मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, ये किस लिए लिया जाता है कि जब हमारे गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, मतलब ऑन द वे होते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे गुड्स जब रास्ते में हैं, है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ कि हमारे गुड्स जब रास्ते में हैं तो उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि अगर हमारे गुड्स को कुछ डैमेज हो जाए या हमें कुछ लॉस हो जाए तो उसके लिए हम इजीली क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑल्सो कॉल्ड एज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कार्गो ओनर्स इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज टू द कार्गो इन ट्रांजिट. This loss or damage is caused by accidents which cannot be known in advance or against which no protection is possible. These may be caused by natural calamities as well as by man-made accidents. So it is therefore necessary that the risk of loss or damage to the cargo be minimized by obtaining suitable insurance cover फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए, जब हमारे गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं तो हमें प्रायरली कोई नॉलेज नहीं होती है कि हमारे गुड्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी या गुड्स डैमेज हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कवर करवाते हैं ताकि हम अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकें और जो कार्गो ओनर है, मतलब जो गुड्स का ओनर है, वो इजिली इन गुड्स के लिए क्लेम कर सके इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। अब ये जो मिसहैपनिंग होती है या फिर हम कह सकते हैं गुड्स को जो डैमेज होता है, वो दो वजह से हो सकता है, ठीक है। एक वजह है हमारी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से और दूसरी वजह है हमारी मैन मेड एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेचुरल कैलामिटीज की बात करूँ, जैसे आपका फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, थंडर, लाइटनिंग, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड पे असर आता ही आता है और उसकी वजह से हमारे गुड्स भी डैमेज हो सकते हैं, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं मैनमेड एक्सीडेंट्स की बात करूं तो जैसे आप कह सकते हैं कि मैलिशियस एक्ट्स किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी द्वारा, ठीक है। जैसे कि
आपके शिप को दूसरे शिप के साथ कोलाइड करवा दिया गया, या फिर आपके शिप पे चोरी करवा दी गई, तो ये क्या है, हमारे मैन मेड एक्सीडेंट्स है ना, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से तो ये गुड्स पे हमारे कुछ हार्म नहीं हो रहा है, ना गुड्स हमारे डैमेज हो रहे हैं, राइट। तो इन सब से बचने के लिए भी इंश्योरेंस कवर लिया जाता है, ठीक। So there are different types of insurance policies for different categories of risk to be covered. We may emphasize that different types of risk to be covered will require different policies. Thus, the prevalent practices all over the world is to fix insurance on 5 types of policies. सबसे पहली क्या है हमारी इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस A, नेक्स्ट है क्लॉज B, नेक्स्ट है क्लॉज C, फिर है हमारा इंस्टीट्यूट स्ट्राइक्स क्लॉज एंड इंस्टीट्यूट वॉर क्लॉज। अब यहाँ पर कार्गो इंश्योरेंस को 5 टाइप की पॉलिसीज में डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली है हमारी इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस A, दूसरी है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस B, थर्ड है इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस C, फोर्थ है आपकी इंस्टीट्यूट स्ट्राइक क्लॉज और फिफ्थ है हमारी इंस्टीट्यूट वॉर क्लॉज, ठीक है। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए आपके बुक में क्लॉजेस को लेके इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया ना, इतना ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्लॉज ए में क्या आता है, क्लॉज बी में क्या आता है, क्लॉज सी में क्या होता है, और ना ही हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा भी, है ना। लेकिन जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में थोरो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि किन किन रीजन की वजह से इंश्योरेंस कवर लिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, आपको ये समझ में भी आ जाएगा, और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये है हमारा पर्टिकुलर चार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशंस में इंश्योरेंस कवर या किन क्लॉजेस में हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी आईसीसी ए कंडीशंस, आईसीसी बी कंडीशंस और आईसीसी सी कंडीशंस, और यहाँ पर आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, सेपरेट सर्कमस्टांसेस फॉर कार्गो लॉस और डैमेज। तो किन किन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा कार्गो लॉस होता है या कार्गो डैमेज होता है, और किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इजीली इंश्योरेंस ले सकते हैं, या किस क्लॉज के अंदर वो कवर होता है, यहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारा जो वेसल है या जो हमारा शिप है, अगर वो कहीं स्टक हो जाता है, कहीं डूबने लग जाता है, ठीक है, ओवरटर्न हो जाता है, या इससे रिलेटेड कोई सिमिलर इवेंट्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आईसीसी ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन, तीनों ही कंडीशन में इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओवरटर्निंग और रोल ओवर ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और इसकी वजह से लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे हम तीनों ही कंडीशंस के अंदर इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोलिजन ऑफ शिप्स और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर शिप्स कोलाइड कर जाते हैं, एक शिप दूसरे शिप से अगर लड़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे गुड्स को, हमारे कार्गो को लॉस या डैमेज हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस कवर लेने की जरूरत पड़ती है। तो तीनों ही कंडीशंस में हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कोलिजन विद एनी अदर ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि जो भी हमारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके अलावा भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें लॉस या डैमेज हो सकता है। ऊपर तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक शिप दूसरे शिप से टकरा सकता है या फिर कोई अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ ऐसी वाटर बॉडीज में कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनकी वजह से भी लॉस या डैमेज हो सकता है, राइट। जैसे व्हेल है, आपके अगर शिप से टकरा जाती है तो हो सकता है आपका शिप थोड़ा डगमगा जाए, ठीक है, या फिर आपका शिप सिंक कर जाए पानी में, या फिर हो सकता है आपका शिप अगर सिंक नहीं भी करता है तो कहीं ना कहीं जो फिजिटिंग हो जाती है शिप में, उसकी वजह से हो सकता है आपके जो गुड्स हैं वो वाटर बॉडीज में गिर जाए, तो लॉस तो हुआ ही, राइट। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है और तीनों क्लॉजेस के अंदर हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्स्ड अनलोडिंग एट एयरपोर्ट्स। अब ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती एयरपोर्ट पे जो गुड्स हैं उनको अनलोड करवा दिया जाए, ठीक है। अब इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमें लॉस हो सकता है, तो तीनों ही कंडीशंस में इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फायर या एक्सप्लोजन। अब देखिए आपको ये पता होगा ना कि ऑयल स्पिल हो जाता है ना,
और जब ऑयल स्पिल हो जाता है वाटर बॉडीज में तो वो ऑयल ना ऊपर ही सेटल हो जाता है, राइट। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर जरा सी भी कहीं से भी फायर मिल जाती है तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, और एक्सप्लोड कर जाएगा तो वेसल्स को भी काफी नुकसान होता है। जो वाटर बॉडीज में स्पीशीज होती है उनको तो नुकसान होता ही है, साथ में जो कार्गो है उसको भी नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी तीनों ही क्लॉजेस के अंदर हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन और लाइटनिंग स्ट्राइक। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम क्लॉज ए और क्लॉज बी के तहत सिर्फ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लॉज सी काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैलिशियस एक्ट्स ऑफ द थर्ड पर्सन। ये मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी, अगर वो आपकी कॉम्पिटिटर है, वो नहीं चाहती कि आपका शिप आगे जाए, वेसल आगे जाए, तो वो कुछ भी ऐसे मैलिशियस एक्ट्स कर सकती है। तो उस टाइम पे भी हमें इंश्योरेंस कवर की जरूरत होती है। तो आईसीसी ए कंडीशन में इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन आईसीसी बी कंडीशन और सी कंडीशन में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एस्ट्रिक है इसका क्या मतलब है, कैन बी अग्रीड एडिशनली, मतलब अगर एडिशनली कुछ चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे हो सकता है इनको मान लिया जाए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थेफ्ट एंड पिल्फरेज, ठीक है। तो अगर कोई चोरी हो जाती है, अब देखिए थेफ्ट और पिल्फरेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थेफ्ट मतलब होता है उन चीजों को चुराना जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा रखती है, जैसे कुछ हमारी ऐसे गुड्स या चीज होती है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, जैसे कि जो बहुत एसेंशियल आइटम्स होते हैं जिनको प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और पिल्फरेज मतलब होता है कि उन गुड्स को चुराना जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू के हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, हमारे गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्लॉज ए के अंडर क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, लेकिन क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंदर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सीडेंट्स एंड फोर्स थ्रोइंग ओवरबोर्ड। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम तीनों क्लॉज के अंदर इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉशिंग ऑफ फ्रॉम द डेक। जो शिप की डेक होती है अगर वहीं से ही शिप निकल जाए, ठीक है, जो उसका हम कह सकते हैं जहाँ पे शिप रुकता है और एंकर डाला जाता है, मेरे ख्याल से यही होता है, तो अगर वहां से शिप निकल जाता है तो ये इसके वजह से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्लॉज ए और क्लॉज बी में दोनों ही तरफ हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, लेकिन क्लॉज सी के अंदर इंश्योरेंस कवर नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क ऑफ वॉर, राइट्स एंड स्ट्राइक। तो इन तीनों ही कंडीशन में ये इंश्योरेंस कवर नहीं प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पे भी एस्ट्रिक लगा है तो इसका मतलब क्या है, कैन बी अग्रीड एडिशनली, ठीक। अब बाकी आप जो 3-4 पॉइंट्स बचे हैं इसको खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया ताकि ये आपको समझ आ पाए कि मरीन इंश्योरेंस में कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कार्गो लॉस या कार्गो डैमेज हो सकता है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए ताकि अगर आप पेपर में लिखें तो आपके पास एग्जाम्पल्स हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पर जो कार्गो ओनर है उसको लॉस या डैमेज हो सकता है, ठीक है। आई होप ये बात अब क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। और अगर इतना एफर्ट अच्छा लगा है और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपनी प्रीवियस स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। सो अमंग द 3 कार्गो क्लॉजेस, कार्गो क्लॉज ए प्रोवाइड्स द मैक्सिमम कवर, क्लॉज बी प्रोवाइड्स लेस कवर, वाइल क्लॉज सी प्रोवाइड्स द लीस्ट कवर। तो अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको भी खुद समझ में आ गया होगा कि क्लॉज ए में मैक्सिमम कवर करता है, फिर क्लॉज बी में और फिर क्लॉज सी में, ठीक है। When war and strike clauses are attached to cargo clauses A, the cargo owner are given protection against all kinds of risk admissible under the law. It must be pointed out that insurance cover is given irrespective of the mode of transport used, including sea, air and road and rail carriers. Further, insurance cover can be secured for cargo going from warehouse of the consignor to the warehouse of the consignee. तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर वॉर और स्ट्राइक क्लॉज ऐड किया जाता है या अटैच किया जाता है कार्गो क्लॉज ए में, तो उस टाइम पे हम हर एक रिस्क को कवर करेंगे जो कि आपके लॉ के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। और अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था उसमें भी आपने देखा था कि जहाँ पे स्ट्राइक्स लॉकआउट लिखा था वहां पे नो के ऊपर एस्ट्रिक था, और उसमें क्या लिखा था कि ये एडिशनल कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा इंश्योरेंस कवर है वो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होना चाहिए, चाहे हम अपने कार्गो या गुड्स को सी से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें या ट्रांसपोर्ट करें, चाहे एयर से करें, चाहे रोड से करें और चाहे रेल से करें। ठीक है, हर एक सिचुएशन में, हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। ठीक है, सो जनरली द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंस द पार्टी दैट विल प्रोक्योर इंश्योरेंस कवर। तो जो हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये चीजें मेंशन रहती हैं कि कौन सी पार्टी इंश्योरेंस कवर लेगी, एक्सपोर्टर करवाएगा या फिर इंपोर्टर करवाएगा। ठीक है, सो इन द FOB एंड C&F कॉन्ट्रैक्ट्स इंपोर्टर ऑब्टेन्स इंश्योरेंस कवर आफ्टर द गुड्स हैव बीन लेड ऑन बोर्ड ऑन कैरियर। तो अगर हम यहाँ पे FOB और C&F कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इंश्योरेंस कवर कौन करवाता है, इंपोर्टर करवाता है या फिर इंपोर्टर लेता है। ठीक, ऑन द अदर हैंड इन अ C&F कॉन्ट्रैक्ट इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एक्सपोर्टर टू इंश्योर गुड्स। तो हम यहाँ पे अगर C&F कॉन्ट्रैक्ट से बात करें तो एक्सपोर्टर का ऑब्लिगेशन होता है कि वो गुड्स को इंश्योर करे, गुड्स का इंश्योरेंस करवाए। लेकिन यहाँ पर जो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि जब हमारे जो गुड्स हैं वो कैरियर पे लोड करे जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कवर है वो कौन करवाता है, इंपोर्टर करवाता है। ठीक है, sometimes the export contract specifies the submission of insurance certificate instead of the policy to bank for negotiation of documents। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि पहले हमें इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जमा करना है उसके बाद पॉलिसी। अब ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो इंश्योरेंस पॉलिसी से पहले सबमिट किया जाता है। ठीक है, सो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट विच इज वन स्टेज प्रायर टू इंश्योरेंस पॉलिसी कम्स इनटू बीइंग when a large and regular exporter obtains an open cover or concludes an open policy। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओपन कवर या ओपन पॉलिसी क्या होती है। बेसिकली ये क्या होती है, एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कि इंश्योरर ये अग्री करता है कि वो जितने भी गुड्स हैं उन सब को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा जब भी उन गुड्स को क्या करा जाएगा, शिप किया जाएगा। मतलब जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो भी हमारी ओपन कवर पॉलिसी है, उसके अंदर जितने भी हमारे कार्गो को कवर किया गया, उसका इंश्योरेंस किया गया है, उसकी गारंटी कौन लेता है, इंश्योरर लेता है। ठीक, सो अंडर दीज टू अरेंजमेंट्स इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आर इशूड ऑन डिक्लेयरिंग शिपमेंट्स बाय द एक्सपोर्टर एज एंड व्हेन दीज आर इफेक्टेड। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हैज एन एडवांटेज एज इट cuts down time in getting the insurance document from the insurance company। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे दो अरेंजमेंट्स हैं, पहला अरेंजमेंट क्या है कि जब हमारे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को हमें सबमिट करने की ज़रूरत है ये, या फिर जो हमारा दूसरा अरेंजमेंट जिसमें कि बोल रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है अगर वो एक लार्ज और रेगुलर एक्सपोर्टर है तो उसे ओपन कवर पॉलिसी को ऑब्टेन करने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे इन दोनों ही कंडीशंस में हमें इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को इशू करना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है आपका परफॉर्मा मरीन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या फिर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। हालांकि मरीन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अलग ही होता है, वो क्या होता है, एक पहली स्टेज होती है इंश्योरेंस पॉलिसी से। ठीक है, तो मरीन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स मेंशन करी जाती है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सब्सिडरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जो भी सब्सिडरी आती है, जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उनका नेम और एड्रेस और उस कंपनी का यहाँ पे लोगो मेंशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गुड्स हैं हमारे वो कहाँ से लोड किए जा रहे हैं, वेसल या फ्लाइट नंबर, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ लोडिंग और कहाँ जाना है, इसके बारे में डिटेल मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है, कंसाइनी और कंसाइनर के बारे में सारी डिटेल मेंशन करी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी यहीं पर मेंशन किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट, जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको मेंशन करा जाएगा। ओपन कवर नंबर जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ओपन कवर पॉलिसी, उसका नंबर और उसकी डेट को मेंशन करा जाएगा। ठीक है, फिर है इंश्योर्ड वैल्यू, जिन भी गुड्स को हमने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, इंश्योरेंस कवर करवाया है, उसकी वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा।
ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ये टॉपिक भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपके शॉर्ट नोट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानते होंगे, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक ड्राफ्ट होता है जो कि कैसा होता है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसमें कोई भी कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a person or to the bearer of the instrument. Further, the person to whom it is addressed is to pay either on demand or at a fixed or determinable future. अब देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर हम इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वर्ड्स को लेके कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या जिसे हम ड्राफ्ट कह सकते हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया है कि ये अनकंडीशनल ड्राफ्ट होता है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एट साइट प्लीज पे अगेंस्ट दिस ड्राफ्ट टू द ऑर्डर ऑफ आवरसेल्व्स द सम ऑफ 100,000 यूरो एंड 0 सेंट ओनली। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशंस नहीं बाउंड करी जाती हैं, जो भी अमाउंट है उसको प्रॉपरली मेंशन किया जाता है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है, कौन सी? एक है हमारा ड्रॉई और एक है हमारा ड्रॉर। ड्रॉर मतलब कि जिसने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया है, जिसको हम मेकर भी कह सकते हैं, ठीक। और ड्रॉई जिसके ऊपर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया, मतलब जिसे इस अमाउंट को पे करना है, ठीक है। अगर जनरली बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आपका एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है। पेई जनरली होता है, जो ड्रॉर होता है उसका जो बैंक होता है वो यहाँ पर पेई होता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया। तो यहाँ पर हम सिर्फ ड्रॉर और ड्रॉई की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉर कौन हो गया? यहाँ पे मेकर हो गया जिसने इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया है, और ड्रॉई कौन हो गया? जिसे ये अमाउंट को पे करना है, ठीक है। So bills of exchange is an important commercial document which bridges the time gap between the shipment of goods and the receipt of sale amount. This document is prepared by the exporter and given to the bank along with other shipping documents for securing the sale amount. In this sense, bills of exchange is attached to other documents which will be given to the importer only after he has honored the bills of exchange either by actual payment or by undertaking to make payment at a future date. तो ये bills of exchange क्यों बनाया जाता है? ताकि जो हमारा शिपमेंट और जो हमारी सेल अमाउंट का रियलाइजेशन, इसके बीच में जो आपका टाइम गैप है इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। क्यों? क्योंकि जब गुड्स को शिप किया गया है, ठीक है, और जब हमारे गुड्स अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और तब तक एक्सपोर्टर को कोई अमाउंट तो रियलाइज होगा नहीं, राइट, क्योंकि हमने यहाँ से गुड्स को शिप कर दिया। अब जब तक इंपोर्टर के पास गुड्स नहीं पहुंचेंगे वो आपको अमाउंट क्यों भेजेगा? सीधी सी बात है, राइट। तो इस गैप को कम करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया जाता है। और कौन बनाता है इसको? एक्सपोर्टर बनाता है, ठीक है। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है आपका, इसको अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दिया जाता है और इसे इंपोर्टर को दे दिया जाता है। और जब इंपोर्टर इस चीज का प्रॉमिस कर देता है कि वो इस अमाउंट को अभी पे करेगा या फिर फ्यूचर किसी एक डेट में पे करेगा, तभी और डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर किया जाता है और उसी के बाद गुड्स को भी हैंडओवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है, इन दिस सेंस bills of exchange is attached to other documents which will be given to the importer only after he has honored the bills of exchange either by actual payment or by undertaking to make payment at a future date, ठीक है। या तो उसने एक्चुअली पे कर दिया हो या तो फिर उसने वादा किया हो कि वो फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर डेट पे इसका पेमेंट कर देगा, ठीक है। So simply stated, the maker of bills of exchange is exporter, जिसको भी मैंने आपको बताया था, इसको ड्रॉअर भी कहते हैं, and the person who is directed to pay is the importer, जिसको हम ड्रॉई कहते हैं, while the person who is entitled to receive payment,
द एक्सपोर्टर और एनीवन डायरेक्टेड बाय हिम। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर जिसने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाया है, जो कि कौन है, आपका एक्सपोर्टर है। ड्रॉई इंपोर्टर, जिसको इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो अमाउंट दिया है उसे पे करना है। और पेई या तो एक्सपोर्टर आपका खुद ही हो सकता है, या फिर एक्सपोर्टर कोई थर्ड पार्टी को हायर करे, या फिर एक्सपोर्टर की जो बैंक है वो यहाँ पर पेई का रोल पे कर सकती है, जो कि उस अमाउंट को रिसीव करेगी, किससे, इंपोर्टर से। ठीक है। The sum of money to be paid by the drawee is the amount billed in the commercial invoice and recorded in the bills of exchange। तो जो अमाउंट ड्रॉई को पे करना है वो कमर्शियल इनवॉइस में मेंशन होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी सेम चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। So bills of exchange is to be honored either on demand or on the presentation to the drawee or at a determinable future. Where bills of exchange is to be honored on demand, a side bill is drawn, while in the second case, usance bill is drawn. In the first case, the exporter does not give a credit facility to the importer. तो अगर हम side bill की बात करें तो इसमें एक्सपोर्टर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है इंपोर्टर को। ठीक है। इन द सेकेंड केस ही एक्सटेंड्स दिस फैसिलिटी फॉर एन अग्रीड टाइम पीरियड। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों केस में क्या हुआ कि अगर हम साइड बिल की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है इंपोर्टर को, लेकिन वही हम यूसनेंस बिल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक अग्रीड टाइम पीरियड के अंदर ही ये क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक। Side bill is drawn under document against payment terms of payment. For one shipment, 2 sets of shipping documents including bill of lading are mailed to the foreign correspondent, that is bank, through a bank in the exporting country for presentation to the drawee or the importer. Each one bears a reference to other. When any one of the bills of exchange is paid for by the drawee, the second bills of exchange becomes null and void। देखिए यहाँ पर सिंपल सा ये कह रहा है कि जब हमारा एक शिपमेंट होता है, मतलब पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक अगर कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे हमें 2 सेट्स ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं इंक्लूडिंग बिल ऑफ लैडिंग। और ये जो बिल ऑफ लैडिंग है जो हमारा फॉरेन बैंक है, मतलब कि जो हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो बैंक है उसको मेल किया जाता है, साथ ही जो हमारा इम्पोर्टर है उसके पास भी इसको भेजा जाता है। ठीक। और दोनों के पास ही रेफरेंस नंबर होते हैं जो कि एक दूसरे से टैली करेंगे, सीधी बात है। और जब ये जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसे पे कर दिया जाता है ड्रॉई द्वारा, तो जो आपका सेकंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था परफॉर्मा। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपको हो सकता है नाम समझ में आ रहा हो, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मतलब कि जब हम एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा मोड्स को यूज़ करते हैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे हमें कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, आप क्लियर हो जाएगा। Combined transport is a form of intermodal transport which is the movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle using successively 2 or more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम modes of transport को successively use करते हैं तो उस टाइम पे हमें combined transport document की ज़रूरत पड़ती है और इसी को हम combined transport भी कहते हैं। ठीक है। So combined transport is intermodal transport where the major part of the journey is by rail, inland waterways or sea, and any initial or any final legs carried out by road are as short as possible। देखिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी और हमें एसेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी तो उस टाइम पे जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। ठीक है। अब आपको पता होगा कुछ हमारी ओपन गुड्स ट्रेन भी होती है, ठीक है, अगर आपने देखा हो, और उस पे क्या होता है कि जो हमारी ट्रक्स हैं उनको लोड किया गया था और ट्रक्स में क्या होता है हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स से। ठीक। अब जब हमारी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गई उसके बाद उन ट्रक्स को क्या कर दिया जाता था, रिलीज कर दिया जाता था और बाय रोड
उन जो कमोडिटीज हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक लाइन ये क्लियर हो गई होगी जो यहाँ पे लिखी है, इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, combined transport is a form of intermodal transport which is the movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle using successively two or more modes of transport without handling the goods themselves in changing modes। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोड्स को चेंज किया था ना, पहले हमने ट्रेन यूज की, उसके बाद हमने ट्रक यूज करी। तो क्या हमने यहाँ पे गुड्स को लोड और अनलोड किया? ऐसा तो हमने किया नहीं कि पहले हमारी जो गुड्स ट्रेन है उस पे गुड्स लोड थे, फिर हमने उसको उससे अनलोड करा, फिर हमने ट्रक पे गुड्स को दोबारा लोड किया और फिर ट्रक को डिस्पैच किया, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। सो इंटरमॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट in an intermodal container or vehicle using multiple modes of transportation, for example rail, ship and truck, without any handling of freight itself when changing modes. The method reduces cargo handling and so improves security, reduces damage and loss, and allows freight to be transported faster. Reduced cost over road trucking is the key benefit for intercontinental use. This may be offset by reduced timing for road transport over shorter distance. So I hope आपको ये अब क्लियर हो गया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा कि इसका क्या बेनिफिट है। लेट्स से कि हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं जो कि है हमारी गुड्स ट्रेन। ठीक, अब जो हमारे गुड्स हैं वो उस ट्रेन पे लोडेड है और जब वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचती है तो हमने क्या करना होता है, अपने गुड्स को अनलोड करना होता है, फिर हमें एक ट्रक चाहिए, फिर हम उस गुड्स को लोड करते हैं और फिर ट्रक को डिस्पैच करेंगे। अब इस लोडिंग और अनलोडिंग में हो सकता है कि जो हमारे गुड्स हैं उसमें कुछ डैमेज हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंबाइंड ट्रांसपोर्ट को यूज करके हम इन सब चीजों को कम कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो ये है हमारा कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लाडिंग। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स को मेंशन किया जाता है। सबसे पहले है एक्सपोर्टर की डिटेल्स सारी, फिर है हमारा कंसाइन टू, मतलब कि यहाँ पर हमें इम्पोर्टर की डिटेल्स को मेंशन करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम में जहाँ से आपको पता चलेगा कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लाडिंग के बारे में। सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्री कैरेज बाय, फिर है प्लेस ऑफ रिसिप्ट बाय प्री कैरियर। अब यहाँ पर प्री कैरेज का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे गुड्स इनलैंड मूवमेंट में ही है, मतलब कि हमारे प्रीमाइसेस के अंदर ही मूव कर रहे हैं लेकिन वो अभी अपने टर्मिनल तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा प्री कैरेज होता है और उसकी यहाँ पे रिसिप्ट भी जनरेट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एक्सपोर्टिंग कैरियर। ठीक है, कि एक्सपोर्टिंग कैरियर कौन सा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट ऑफ लोडिंग या फिर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं किसकी, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट की, कि कौन से ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन सारे प्रोडक्ट्स का मेंशन होगा कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, कितने पैकेजेस हैं, उसकी क्या वैल्यू है, कितना वेट है, ये भी यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी परफॉर्मर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसका सिर्फ यही मोटिव था डिस्कस करने का कि आपको एटलीस्ट ये सब चीजें पता चल सके कि इनमें क्या डिटेल मेंशन करी जाती है, कि अगर आपको पेपर में लिखना पड़े, अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेट्स से ठीक है आपको कुछ भी नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो हो सकता है आपको ये विजुअल याद रहे और आप वहाँ पे इजिली कुछ पॉइंट्स को लिख सकें। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज भी हो और अपने आप आंसर्स को और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकें और दूसरों से कुछ अलग तो लिख ही सकें। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट पार्ट होगा इस पर्टिकुलर यूनिट का, उसके बाद ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्लीज जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।